All right, everyone. Let's start IGCSE Paper 1 multiple choice question of May-June 2024, variance 11. The duration of this paper is 45 minutes. Okay. Let's start with the question number 1. The boiling point of sodium is 890 degrees Celsius. Okay. By the way, the melting point of sodium is 98 degrees Celsius. ये भी याद होना चाहिए, मैंने बताया आपको. Okay. What happens to sodium atom as the temperature of the sample of sodium changes from 950 degrees Celsius to 900 degrees Celsius? Obviously, जब टेम्परेचर आप कम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है. जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो स्लो डाउन हो जाता है. सो ऑब्वियसली यहाँ लिखा हुआ है क्विकली, ये भी लिखा हुआ है क्विकली, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग. इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी रॉन्ग. स्लोली है ये ठीक है बात, ये भी स्लोली है ये भी ठीक है बात, लेकिन जाहिर सी बात है सोडियम जो है वो एक एलिमेंट है, एक मेटल है. अगर वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है 950 डिग्री सेल्सियस पे, तो 900 के ऊपर उसके ना तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और ना ही बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होंगे, यानी स्टेट चेंज हो रही होगी बेसिकली. सो द बॉन्ड्स आर फॉर्म वाली जो सिचुएशन है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ओनली स्टेट चेंजेस. So neither bonds break in nor form, and therefore D is going to be the right answer. Okay. Which row shows the conditions for the particle of a gas colliding most frequently? Most frequent collision under two set of conditions हो सकता है. The first set of condition is high temperature. क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ज्यादा होगा. जब मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ज्यादा होगा तो कोलिजन भी ज्यादा होगा. ठीक है. दूसरा हाई प्रेशर. आप सब जानते हैं कि जब प्रेशर हाई कर देते हैं हम, जब हम प्रेशर हाई करेंगे तो गैशियस मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्रेस्ड होंगे. जब गैशियस मॉलिक्यूल कंप्रेस्ड होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो कोलिजन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट करेंगे. ओके. सो आई बिलीव ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2. Question number 3. The diagram shows some properties of particles in an atom. ये जो डायग्राम आपके सामने बनी हुई है, this diagram is called Venn diagram. तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का जो है ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करती है, और सो इसी तरह से यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर रही है. To which level part of the diagram do electrons belong? यार इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ फीचर्स आपको मालूम होने चाहिए, हमने क्लास में बताए. सबसे पहला फीचर इलेक्ट्रॉन का है चार्ज. हम सब जानते हैं कि चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1 होता है. सो आप नोट करें रिलेटिव चार्ज ऑफ -1 की ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी रिलेट कर रही है बी को, सी को और डी को. ठीक है, इन तीनों को रिलेट कर रही है. तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि भाई बी, सी और डी, इन तीनों को ये प्रॉपर्टी शो कर रही है. इसके बाद है आपके पास मास. जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, विच इज 1/1840. तो मास, रिलेटिव मास लेस देन 1, ये प्रॉपर्टी कौन कौन शो कर रहा है? ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है ए, ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है बी, और ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है डी. ए, बी एंड डी. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, आर फाउंड इन द शेल्स which is outside the nucleus.
तो शेल्स के बाहर कौन कौन लिंक कर रहा है, यानी ये प्रॉपर्टी है तो ये ए भी लिंक कर रहा है, ये बी भी लिंक कर रहा है, ये सी भी लिंक कर रहा है, तो ये लिंक कर रहा है ए बी सी। अब आप नोट करें ये तीनों प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स को शो करनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी में भी बी है, इस प्रॉपर्टी में भी बी इंक्लूडेड है, इस प्रॉपर्टी में भी बी इंक्लूडेड है। इसका मतलब बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। सो बी इज गोइंग टू बी माय राइट आंसर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, some properties of substances W, X, Y and Z are shown, ठीक है, which substances are ionic? Ionic compounds have high melting and boiling point. So first thing, high melting and boiling point ये है आपके पास। अच्छा, ये भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है ऑब्वियसली, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा मोल्टन में, दैट्स फाइन। ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इन मोल्टन में, दैट्स फाइन। लेकिन सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ये बात आप जानते हैं। तो इसका मतलब W and Z could be the right answer for question number 4, क्योंकि उन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है और ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर रहे हैं इन मोल्टन स्टेट। सो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज मैंने इन दोनों को चेक्स किया, ये दोनों गलत हो जाएंगे, which is why W and Z is going to be the right option. C is going to be the correct answer. Atoms lose or gain electrons to become ions. Which row is correct? Change to the atom. Loss of 2 electron is cation. ये बात बिल्कुल सही है, अगर loss of 2 electron हो तो cation होता है, लेकिन charge हमेशा 2 plus होता है, 2 minus नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। Then loss of 1 electron is basically cation, यहाँ लिखा हुआ है anion, और एनाइन जो है ये भी गलत है, इसका चार्ज 1 प्लस होना चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सी में देखते हैं, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब ये एनाइन और चार्ज होगा 3 माइनस, विच इज व्हाई सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज a covalent molecule M contains 4 shared pair of electrons. 4 shared pair of electrons, क्लास में मैंने बहुत डिस्कशन की है। 4 shared pair of electrons का मतलब होता है 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि जितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं उतने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहां 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ठीक है। यहां 1 कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और इसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिया जाए तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखें, इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको, HCl में सिर्फ 1 कोवलेंट बॉन्ड नजर आएगा आपको, मीथेन में 4 कोवलेंट बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं आपको, इसका मतलब मीथेन में 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वाटर के अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो राइट आंसर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज गोइंग टू बी सी। ओके, सो अगर 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जामिनर पूछ रहे हैं आपसे, अगर 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जामिनर आपसे पूछ रहे हैं, इसका मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड्स होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच सब्सटेंस हैज अ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर? जायंट कोवलेंट कह रहा है, इसका मतलब सोडियम क्लोराइड, इनकरेक्ट क्योंकि ये आयनिक है। सोडियम इज इनकरेक्ट क्योंकि ये मेटालिक है। इथेन इज इनकरेक्ट क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूलर है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डायमंड, क्योंकि डायमंड का जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, और हमने इसको अंडर द हेडिंग ऑफ जायंट स्ट्रक्चर ही पढ़ा है। तो हमारा आंसर डी हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 8, आयरन 3 ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, reduced by carbon monoxide to produce iron and carbon dioxide. So हमने ये इक्वेशन क्लास में की है, और ये इक्वेशन इस तरह से Fe2O3 plus 3CO converting into iron and 3 moles of carbon dioxide.
सो ये इक्वेशन हम देख लेते हैं कि कहां पर लिखी हुई है हमने. ये इक्वेशन हमने टेक्निकली बी में लिखी है, तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8, because examiner was looking for the balanced equation for this reaction. Okay, next, the equation for the reaction between magnesium and dilute hydrochloric acid is shown. Which mass of magnesium chloride is formed when 48 gram of magnesium completely reacts with excess dilute hydrochloric acid? So I know the mass of magnesium, which means I can find the moles of magnesium first. So I'm running out of space actually here. So what we can do is give me moles of magnesium determine करता हूँ. 48 को मैं divide कर देता हूँ 24 से. 24 is the AR of magnesium. So let 8 divided by 24 is going to be 2 moles. सही. आप नोट करें, मैग्नीशियम में और मैग्नीशियम क्लोराइड में दोनों में रेशियो सेम है. तो जब रेशियो सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे. तो हमारा सेकंड स्टेप यहां पर होगा कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बिकॉज ऑफ 1:1 रेशियो इन द क्वेश्चन. ये भी 1 मोल है और ये भी 1 मोल है. ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. सो मैग्नीशियम क्लोराइड का मास कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड which is 2. MR of magnesium chloride, let me calculate MR. 35.5 times 2 plus 24 is going to be 95. So 95 is the MR of magnesium chloride. So multiply by 2 करेंगे, so it's going to be 190 gram. So right answer is going to be D. Dilute sulfuric acid and lead to bromide are electrolyzed separately. Which statement are correct? लेकिन जब dilute sulfuric acid की electrolysis होती है ना, सो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, एंड ऑब्वियसली एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. ओके, एंड लेड टू ब्रोमाइड. अब अगर लेड टू ब्रोमाइड है तो जाहिर सी बात है वो मोल्टन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमने मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड करवाया. इसमें कैथोड के ऊपर लेड डिस्चार्ज होता है, आई मीन लेड आयंस, और एनोड के ऊपर ब्रोमीन रिलीज होती है. सही है. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस नाउ. Colorless gases are produced when dilute sulfuric acid is electrolyzed. That's true, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों colorless gases होती हैं. Next, lead to bromide can be electrolyzed when molten. That's true, मैंने molten ही कराया आपको. Number third, lead is formed at the positive electrode. That's absolutely incorrect, क्योंकि lead जो है वो cathode पे release होता है, and cathode is a negatively charged electrode. So ये जो statement है positive electrode का, ये गलत है. It has to be negative electrode. ठीक है, ये third statement wrong. सल्फेट आयंस आर प्रोड्यूस. सल्फेट आयंस कभी भी प्रोड्यूस नहीं होते. सही है. सो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग. 1 and 2. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए. Question 11. Which statements about a hydrogen oxygen fuel cell are correct? Statement number 1. The main form of energy released by the fuel cell is heat. By the way, मैंने आपको पढ़ाया है कि fuel cell is basically an electrochemical cell. Fuel cell is an electrochemical cell in which chemical energy is converted into electrical energy. So जो chemical energy होगी इन दोनों की वजह से वो electrical energy में convert होगी, which means ये heat गलत है. It has to be electrical energy. Next, the reaction is redox. Definitely, that's a correct statement because hydrogen जो है वो reducing agent होता है. मैंने उसको list किया है redox के chapter में, जबकि ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और मैंने इसको भी लिस्ट किया है. ओके, नेक्स्ट इज एसिडिक गैस इज प्रोड्यूस्ड. दैट्स नॉट ट्रू बिकॉज स्टीम इज द प्रोडक्ट इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, एंड स्टीम इज नॉट एन एसिडिक गैस, इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. वाटर इज द ओनली केमिकल प्रोडक्ट. दैट्स ट्रू.
तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which route describes what happens during an endothermic reaction. भाई endothermic reaction में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर मैं बता देता हूं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर फॉल्स एंड देन राइजेस. राइट, सो देखते हैं कि ये दो स्टेटमेंट कहां लिखे हुए हैं. सो थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग, तो ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों गलत हो गए, तो सी और डी गलत. A change in temperature of the reaction mixture decreases and then it increases. The right answer is going to be an A in this scenario, क्योंकि A जो है वो फुलफिल कर रहा है इसको, इन दोनों कंडीशंस को A फुलफिल कर रहा है. Question 13. Which diagram represents a chemical change? Chemical change when new things are formed. When new substances are formed. और एक और बात, whenever chemical change takes place, old bonds broke होते हैं, new bonds form होते हैं. So old bonds are broken and new bonds are formed. Okay, so option A is technically incorrect क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर थे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए. इसका मतलब there is nothing, no new substances formed, right? आप नोट करें, ये भी डायटोमिक थे, ये भी डायटोमिक था, यहाँ पर भी ये डायटोमिक है, ये मोनोटोमिक है, ये यहाँ पर भी मोनोटोमिक है. इसका मतलब सी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, सी भी गलत. आप डी को नोट करें, ये भी डायटोमिक 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 डायटोमिक, इसका मतलब देयर इज नो न्यू थिंग इज फॉर्म. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली बी, क्योंकि ये डायटोमिक है और ये मोनोटोमिक है, ये आपस में रिएक्शन करके न्यू मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं, which is why B is going to be the right answer. Okay, next question number 14. A method used to investigate the rate of reaction of calcium carbonate with dilute hydrochloric acid under different conditions is shown. Okay, place 50 cm³ of dilute hydrochloric acid in a conical flask. Add a known volume of water to the conical flask. Okay, heat the conical flask to the required temperature. Add 1 gram of calcium carbonate to the conical flask. Measure the time taken for the reaction to finish. Okay, all right, वो कह रहे हैं which volume of water and which temperature gives the shortest time taken for the reaction to finish. पहली बात मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि whenever examiner talk about shortest time taken, इसका मतलब rate of reaction बहुत ज्यादा है, high rate of reaction. और rate of reaction कब higher होगा? Rate of reaction higher होगा दो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस में. जब टेम्परेचर हाई करेंगे, सही है, तो जब टेम्परेचर हाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है. तो हायर टेम्परेचर यहाँ पर है बी में और डी में, इसका मतलब ए गलत और सी भी गलत. कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड डी. अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड कह रहा है कि 10 cm³ या 40 cm³. सो टेक्निकली मैं स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज करूंगा, तो इसका मतलब स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे पास ए में है, बी में है
तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मैं 40 cm क्यूब ऑफ वाटर यूज करता तो क्या हो जाता. जाहिर सी बात है, अगर आप हायर वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज करेंगे तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट कर देगा. और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाइल्यूट करेगा so the concentration of HCl becomes lower. और जब concentration of HCl डिक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा. So this lowers the rate of reaction. हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल, बट दैट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो. और आई डोंट वांट कि मैं उस डिफिकल्ट कैलकुलेशन की तरफ जाऊं. ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है कि आप जब हायर वॉल्यूम यूज करेंगे वाटर का तो वो HCl को डाइल्यूट करेगा. जब HCl को डाइल्यूट करेगा HCl की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, व्हिच इज व्हाई आई विल गो विद द बी ऑप्शन. ठीक है. Next, question number 15. Oh my goodness. The rate of reaction between magnesium and hydrochloric acid is investigated. The total volume of hydrogen given off is measured at different time intervals. A graph of the result is shown. By the way, ये volume of hydrogen तकरीबन मुझे मिला है 22 cm3. ठीक है. Which conclusions are correct? The rate is fastest between 0 and 30 seconds. ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनिशियल रेट हमेशा फास्टेस्ट होता है. ऑल राइट. सो ये है आपका सिनेरियो यहां से यहां तक का. ये ग्रेडियंट ज्यादा है इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा. ठीक है. सो आप कह सकते हो हायर ग्रेडियंट, हायर रेट ऑफ रिएक्शन. फिर वो कह रहे हैं द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिवन ऑफ इज 22 cm3. दैट्स व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड. ये बिल्कुल ठीक बात है. फिर वो कह रहे हैं एट 40 सेकेंड्स 20 cm3 of hydrogen gas is given off at 40 seconds. 40 seconds पे कितना गैस रिलीज हो रही है? 19 cm3. 20 नहीं हो रही. So that statement is wrong. So 1 and 2, which means A is going to be the right answer. Okay. 16. Water is added to anhydrous copper 2 sulfate. Which row describes the direction of energy change and the color change of the mixing during the reaction? याद रखना कि when we talk about anhydrous copper 2 sulfate, इसका मतलब इसका कलर होगा white. And when we add water into it, obviously after the addition of water it will turn to blue. So color changes from white to blue. इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत. That means A and C both are incorrect. Now अब कैसे पता चलेगा कि जनाब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? तो याद रखिएगा ये आपके पास एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट है. आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट में. दिस इज हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, राइट. इसका कलर हो जाएगा ब्लू. ये है एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट.
इसका कलर है व्हाइट. सो टेक्निकली क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है. तो इसका मतलब रिएक्शन इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक. राइट. सो अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली डी, क्योंकि जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी चली जाती है. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. और मैंने बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन दी है, इसके पीछे बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों होता है, रिएक्शन क्यों एक्सोथर्मिक होता है. तो याद रखना कि व्हेनेवर कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, reaction is exothermic. Like sodium chloride is also soluble in water, magnesium chloride is also soluble in water, so reaction is going to be exothermic. Okay, but there must be a very solid technical and detailed depth analysis behind that reason. वो हम ओ लेवल में नहीं एक्सप्लेन कर सकते. ऑब्वियसली उसके लिए आपको A2 केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी. आप A2 केमिस्ट्री में जाके सीखेंगे कि इसके पीछे लॉजिक्स क्या होती हैं. क्वेश्चन नंबर 17. Which equation represents oxidation? Oxidation is basically the increase in oxidation state. So मुझे लगता है कि B is going to be the right answer because iron का charge है 2 plus. Over here the charge of iron is 3 plus. Oxygen has a charge of 2 minus. Oh, sorry, 0 because neutral. Over here it has minus 2 charge. So technically iron is oxidized and oxygen gas is reduced, which is why it is an example of redox. And obviously जहां redox होगा वहां oxidation भी हो रही होगी. And oxidation क्या होता है? Gain of oxygen. तो it is gaining of oxygen also, right? So आप ये लिख सकते हैं कि gain of oxygen. That was one of the definition of oxidation, अगर आपको याद हो. So gain of oxygen is oxidation, and so B is going to be the right answer because वहां पर gain of oxygen हो रहा है. Let's move on to the question number 18. A farmer treats a field with calcium hydroxide to make less acidic. Obviously, it is an alkali. Soil is acidic, so we need to neutralize it, and therefore we are using calcium hydroxide. When farmer adds ammonium sulfate, by the way, this is ammonium salt. Ammonium sulfate आ गया आपके पास. Ammonium sulfate is a formula of NH4 taken 2 SO4 plus. So when ammonium sulfate, which is a fertilizer, to the field immediately after the calcium hydroxide, the two substances react. So calcium hydroxide hai. We have discussed this concept in the class. So when any ammonium salt react with any alkali, then always ammonia gas is given off. So ammonia gas is given off, calcium sulfate is formed, and obviously water. Question is, why does this reaction make the fertilizer less effective? Fertilizer less effective क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो सॉइल को नहीं मिल रही. और नाइट्रोजन क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि अमोनिया गैस की फॉर्म में नाइट्रोजन रिलीज हो गया है. सो देखते हैं. इट मेक्स अमोनिया गैस, ये बात बिल्कुल ठीक है. सो लेस नाइट्रोजन इज एब्सॉर्ब बाय द सॉइल, ये भी बिल्कुल ठीक है. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए. बट अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं. इट मेक्स एन एसिड, दैट्स रॉन्ग. इट मेक्स नाइट्रोजन गैस, दैट्स रॉन्ग. इट मेक्स द फर्टिलाइजर टू स्ट्रॉन्ग, दैट्स इनकरेक्ट. क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा तो नाइट्रोजन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी. सो फर्टिलाइजर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकेगा, तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहेगा. ठीक है. So obviously it's very common. 18 is going to be the A. Which statement about sodium oxide or nitrogen dioxide is correct? By the way, sodium oxide has ionic bonding, and also it is a basic oxide. और हम जानते हैं कि जिसकी बॉन्डिंग आयनिक होती है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गाइस कोवेलेंट मॉलिक्यूल है,
इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, and obviously it is an acidic oxide. Let's talk about the options now. Nitrogen dioxide is a solid. Oh my goodness, that's absolutely incorrect because ये gas होती है. The first statement is wrong. Second, nitrogen dioxide is acidic. That's true. So B is going to be the most probably the right answer, but let's talk about the other options. Sodium oxide has a lower melting point. That's absolutely incorrect because इसका melting point higher होगा क्योंकि ionic bonding है, तो ये भी गलत. सोडियम ऑक्साइड इज कोवैलेंटली बॉन्डेड, आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंटली नहीं होती, इसका मतलब ये भी गलत. क्वेश्चन 20. A titration method is used to prepare pure soluble sulfate salts from dilute sulfuric acid. यार प्योर soluble sulfate चाहिए तो आपके पास एक H2SO4 है which is your acid, और दूसरा क्या होना चाहिए, एल्कली, क्योंकि टाइट्रेशन के अंदर आप एसिड और एल्कली को यूज करते हैं ना. अब एल्कली ये नहीं है, एल्कली ये भी नहीं है, एल्कली ये भी नहीं है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली व्हिच इज व्हाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके. Question number 21. Which row about elements in the periodic table is correct? Two elements in the same group have similar chemical properties. That's absolutely right statement. Because whenever elements are found in the same group of the periodic table, they contain same valence electron, and so they have same chemical properties. Okay, so this statement is also right. Two elements in the same period have same chemical properties. Two elements in the same periods have similar number of shells, not the chemical properties. This statement is incorrect. Same period, same chemical properties, that's absolutely incorrect. Okay, सेम पीरियड से सेम नंबर ऑफ शेल्स तो होंगे, सेम केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी, बिकॉज सेम केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हम ग्रुप से डिटरमिन करते हैं, पीरियड से डिटरमिन नहीं करते. मेटल्स आर ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेबल, दैट्स ट्रू. Metals on the right of the table, that's incorrect. Metals are on the left in the table, that's true. Metals on the right, that's incorrect. So right answer obviously is going to be an A. आपको पता है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल हैं, फिर बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट आते हैं, फिर थोड़े से मेटल आते हैं, फिर नॉन मेटल आते हैं. So ये एक्सप्लेनेशन मैंने दी नहीं है, पीरियोडिक टेबल का स्केच बनाकर आपको, अगर आपको याद हो. लेट मी मेक द स्केच अगेन, लेट मी मेक इट. मैंने कुछ ऐसा स्केच दिया था आपको, याद है, कुछ ऐसा स्केच दिया था. तो ये भी क्या है, मेटल्स, ये भी क्या है, मेटल्स, ये क्या है, नॉन मेटल्स. तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे मेटल्स ही तो हैं, और ये रेडियो एक्टिव है. ओके. क्वेश्चन 22. The table gives some information about three elements in group 1 of the periodic table. So element is found in group 1 of the periodic table, lithium, sodium, rubidium. आप नोट करें, डेंसिटी कम थी, फिर डेंसिटी ज्यादा, तो ऑब्वियसली रुबिडियम की भी डेंसिटी ज्यादा होगी. ऑब्वियसली यार डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम पे. सो जब मास, रुबिडियम का मास यानी AR इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी. तो जब डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वो डेंसिटी या तो 1.53 होगी, ऑब्वियसली 0.97 से ज्यादा होनी चाहिए. तो ये भी गलत, ये भी गलत, इसका मतलब ए भी गलत, सी भी गलत. अच्छा, अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की. मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था, कम हुआ, तो ऑब्वियसली रुबिडियम की तरफ आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट और कम होगा. तो जब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो उसकी वैल्यू 98 से कम होगी, तो इसका मतलब ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली बी. Which statement describe a transition element? Transition element की properties याद होनी चाहिए. Variable oxidation state होती है, कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है. अब जरा देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हैं. इट इज अ डल ग्रे मेटल दैट ओनली फॉर्म्स व्हाइट कंपाउंड. जरूरी नहीं है व्हाइट कंपाउंड हो, क्योंकि ओनली कह रहा है ना.
ट्रांजिशन एलिमेंट कलर्ड कंपाउंड भी है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ओनली फॉर्म्स वाइट कंपाउंड्स. कलर्ड कंपाउंड्स भी बना सकता है. ओके, नेक्स्ट, has a high density metal, that's true. Then high melting point, that's also true. Then as a catalyst, that's also true. So right answer is going to be B, क्योंकि सारे उस पे जो characteristic features हैं वो apply हो. ऑप्शन सी ऑब्वियसली इनकरेक्ट. उसकी वजह ये है कि इसकी डेंसिटी जो है वो लो नहीं होती, इसकी डेंसिटी हाई होती है. सॉफ्ट शाइनी सिल्वर मेटल दैट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर. सिल्वर मेटल लेस रिएक्टिव होता है देन हाइड्रोजन. can't react with water. D is incorrect. 24. The electronic configuration of helium, neon, and argon are shown. Which row describe these gases' reactivity? Obviously, all of them are unreactive. ये गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट हो गई. मोनोटॉमिक गैसेस होते हैं, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस भी गलत हो गई. तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि अगर ए बी सी गलत हो गया तो डी तो आंसर होगा. बहरहाल इसको देख लेते हैं. कंप्लीट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है. ये दोनों भी गलत हो गए. So right answer is going to be D. That's an easy question. X is a shiny silver colored solid at room temperature and pressure. X is a good conductor of heat and electricity when solid. इसका मतलब X must be a metal, क्योंकि metal electricity conduct करते हैं in solid state. Which statement about X is correct? X is an ionic compound. Not at all, because ionic compounds solid state में electricity conduct नहीं करते. Can't conduct electricity in solid state. X is a metallic element or a non-metallic element. That's also incorrect. Non-metallic element cannot conduct electricity. X is an alloy or a metallic element. That's true, because alloy conducts electricity. Metallic element also conducts electricity. So right answer is going to be C. X is an alloy or a non-metallic element. Non-metallic elements do not conduct electricity in solid state, but alloy can, which means ये option भी incorrect हो जाएगा, क्योंकि इसमें से half part सही है और half part wrong है. Which statement or which elements can be combined to produce an alloy? Alloy को produce करने के लिए हम क्या use करते हैं? Mixture of metals. So magnesium and aluminum can mix. Iron and mixture of metal and some non-metal also, like carbon. So ये iron और carbon दोनों हो गए. मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी ठीक है, कॉपर और जिंक भी ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं. दे कैन नॉट combine to produce an alloy, which means 1, 3 and 4 is going to be the correct option. So right answer is going to be an A. Question 27. Three metals L, M and N are added separately to dilute hydrochloric acid and cold water. The results are shown. आप नोट करें, N में जो है रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब N जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है. ये हो गया लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा. सो N लीस्ट रिएक्टिव है, तो इसका मतलब A और B का ऑप्शन गलत हो गया. कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन C एंड D. बाकी पढ़ते हैं. आप नोट कीजिए, M जो है वो दोनों से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब M जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है. सो M इज मोस्ट रिएक्टिव.
और L जो है वो बीच में आ जाएगा. So right answer is going to be C. ठीक है ना. देखो ये दोनों से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव है. ये दोनों से नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव है. ये एक से कर रहा है और एक से नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी M से कम है और N से ज्यादा है, which is why C is going to be the right answer. ठीक है. 28. Which reaction produce carbon dioxide? Cracking never produce carbon dioxide. In fact, can produce hydrogen, not carbon dioxide. Option A is incorrect. Photosynthesis. Photosynthesis में carbon dioxide is used up. तो produce नहीं करता, use हो जाता है. सही है. Reaction of base with a carbonate. Base and carbonate cannot react. Base and carbonate can't react. In fact, acid and carbonate can react. Okay. So right answer is going to be D. क्योंकि जब आप thermal decomposition करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, so it gives you calcium oxide and carbon dioxide. तो देखिए इसने प्रोड्यूस किया ना कार्बन डाइऑक्साइड. सही है. That's why D is going to be the right answer. Question 29. A sample of air containing 4 gases only is analyzed. Only is analyzed. 99% of the sample contain the 2 main gases, and the 2 main gases are nitrogen and oxygen. और आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 78% होती है और ऑक्सीजन जो है वो 21% होती है. Okay. The remaining 1% of the sample contain argon and carbon dioxide. Okay. The gas that makes up 0.1% of the sample turns lime water milky. इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहा है. Lime water turns milky सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है टेस्ट. Okay. So 0.1 is basically carbon dioxide. जबकि 1%, 0.9% of the sample contain argon. And 78 and 21% becomes 99%, right? तो ऑप्शन सी एंड डी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 78% नहीं हो सकता. सो करेक्ट ऑप्शन या तो ए है या बी है, और मुझे जो चेक्स मिल रहे हैं वो ए के मिल रहे हैं, विच इज व्हाई ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. देखो ना, अगर 1% ऑफ द सैंपल कंटेन आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड और उसमें से 0.1% जो है वो लाइम वाटर मिल्की है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई 0.9% क्या होगा? आर्गन ही होगा ना. कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं हो सकता 0.9%. सो इसका मतलब आर्गन जो है वो यहाँ पर 0.9% है आउट ऑफ 1%, और ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है बिकॉज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. सही है. गुड. Which substance contain 2 elements that are found in NPK fertilizers? NPK fertilizers खुद पता चल रहा है आपको कि यार नाइट्रोजन होना चाहिए, फिर फॉस्फोरस होना चाहिए, एंड देन पोटेशियम होना चाहिए. और वो कह रहे हैं आपसे कि 2 एलिमेंट्स होने चाहिए. So option A is incorrect. Only nitrogen exists. हमें तो 2 चाहिए. इसमें no exist. तीनों में से कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा. पोटेशियम नाइट्रेट में से 2 एलिमेंट एग्जिस्ट. फर्स्ट इज पोटेशियम एंड सेकंड इज नाइट्रोजन, और यही हमारा लास्ट ऑप्शन होगा, आई मीन करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं. सोडियम फॉस्फेट में से सिर्फ फॉस्फोरस है, तो 1 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है. सो इसमें सिर्फ नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इसमें पोटेशियम एग्जिस्ट कर रहा है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें सिर्फ फॉस्फोरस एग्जिस्ट कर रहा है. सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, क्योंकि हमें 2 एलिमेंट्स देखना है. Which statement about sulfur is correct? Sulfur is burned. It produces a substance that causes acid rain. That's true.
जब आप सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड में. सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस. आप इसको जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरस एसिड में, विच इज H2SO3. Okay, so right answer is going to be an A. Next option, sulfur is produced by the thermal decomposition of limestone. Limestone की जब decomposition होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है. So that's incorrect. Compounds of sulfur make up approximately 1% of unpolluted air. नहीं जी, 1% unpolluted air तो नहीं है, कम होती है. ठीक है, 1% में तो आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है, ये इससे भी कम होता है. बहरहाल आंसर हमारे पास आ गया ए. सल्फर इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली कॉल्ड हैलोजेंस. हैलोजेंस जो है वो ग्रुप 7 के एलिमेंट को कहते हैं. सल्फर इज फाउंड इन ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ये भी गलत, ये ग्रुप 6 का एलिमेंट है. What are the two adverse effect of particulate in the air? Two adverse effect, कैंसर एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं. ठीक है, पार्टिकुलेट से रिलेटेड बात कर रहा है, तो कैंसर एंड रेस्पिरेटरी इश्यूज कॉज करते हैं हमेशा पार्टिकुलेट्स. सो सेकंड एंड फोर्थ, आई मीन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन 33. Which formula represents the compound that is a member of the homologous series of alkane? By the way, ये alkene, it is also an alkene, it is also an alkene, and obviously it is an alkane. Right? So option A गलत, B गलत, C गलत, and right answer is going to be D. कैसे पता चला? देखें, ये सब पढ़ा हुआ है आपने और बहुत ही बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, तो मुझे लगता है कि ये याद होना चाहिए. लेकिन आपको अपना अगर आंसर कंफर्म करना हो कि आपने सही काम किया है तो आप एल्कीन का जनरल फॉर्मूला अप्लाई करें. CnH2n+2. यहाँ पर 5 कार्बन एटम्स हैं तो ये हो जाएगा 2 × 5 + 2, तो ये हो जाएगा C5H12. इसका मतलब ये फॉर्मूला एल्कीन के जनरल फॉर्मूला को ओबे कर रहा है. इसका मतलब ये करेक्ट आंसर है. ये एल्कीन के जनरल फॉर्मूले को ओबे नहीं करेगा क्योंकि ये सारी की सारी एल्कीन्स हैं. Question 34. Which statement about ethane is correct? Ethane is basically an alkane. Or all alkanes are saturated hydrocarbon. And saturated hydrocarbons means consist of single bond between the carbon atom. So dechlorize aqueous bromine not possible because alkane में कोई functional group नहीं होता. So वो aqueous bromine को dechlorize भी नहीं करता. So option A is incorrect. Option B देखिए, it does not burn. By all alkanes burn in the presence of oxygen to give carbon dioxide and water. तो इसका मतलब not की जो statement है वो गलत है. It forms a long chain compound called polymers. Alkanes never undergo polymerization because functional group नहीं होता. The right answer is going to be D because it contains single bond between the atoms and that's called saturated hydrocarbons. सही है. Which raw material is used to make ethanol by fermentation? Fermentation की equation आपको याद करा देते हैं. C6H12O6 ये प्रोड्यूस करता है आपको 2 moles of ethanol and 2 moles of carbon dioxide. और ये ग्लूकोज आपको किससे मिलता है? शुगर केन से मिलता है. तो शुगर केन तो नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत. राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी क्योंकि ग्लूकोज से तो इथेनॉल बन जाता है फर्मेंटेशन में. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट इथेनोइक एसिड इज करेक्ट? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं. इट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH. So right answer is A because it contains COOH group. That is the functional group found in carboxylic acid. It has a pH greater than 7. That's incorrect. pH lower than 7 होनी चाहिए क्योंकि acid है. It's react with sodium carbonate to form hydrogen gas. That's incorrect. Carbon dioxide gas produce करता है. ये भी गलत. It reacts with copper. Cannot react with copper because hydrogen की reactivity copper से कम होती है, इसलिए copper acid से reaction नहीं करता. जब copper sulfuric acid hydrochloric acid से reaction करता, इथेनोइक एसिड से भी नहीं करेगा बिकॉज कॉपर की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम होती है. हम यहाँ लिख देते हैं
Copper is less reactive than hydrogen. Question 37. Which statement explains why the disposal of plastic waste leads to environmental problems? Plastic waste forms toxic gas when it is burned. That's true. Next, plastic waste contain many small molecules. नहीं भाई, plastic जो है वो एक पॉलीमर होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल तो नहीं होते, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, पॉलीमर होता है प्लास्टिक। इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत। ओह माय बैड, माय बैड। प्लास्टिक वेस्ट रैपिडली डिसॉल्व्स इन वाटर, कभी भी डिसॉल्व नहीं होते, आर नॉट सॉल्युबल। जब भी तो ओशंस में प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक बैग्स नजर आ रहे होते हैं आपको। प्लास्टिक वेस्ट reacts with both acid and alkali. That's wrong. Plastic waste are neutral and inert. वो कभी भी नहीं रिएक्शन करते किसी एसिड या एल्कली से. So technically guys, A is going to be the right answer. Okay. 38. Substance X and 4 known substances are analyzed by chromatography. The chromatogram produced is shown. Which statement about X is correct? It is a mixture of P, Q and S. आप नोट करें, ये S इससे मैच कर रहा है तो ये तो ठीक है, ये P इस X से मैच कर रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन Q जो है वो मैच नहीं कर रहा, यहाँ कोई उसका स्पॉट नहीं है, राइट? तो इसका मतलब स्टेटमेंट A जो है वो गलत है. इट कंटेन P एंड S, P भी है और ये S भी है, सही है, तो ये दोनों ठीक है बिल्कुल. तो इसका मतलब B could be the right answer, लेकिन हम C को भी देख लेते हैं. इट कंटेन PS, इट कंटेन P एंड नहीं नहीं नहीं, वेट S अवेलेबल है, बिल्कुल सही बात है, P भी अवेलेबल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन R भी तो अवेलेबल है ना, और Q भी अवेलेबल है. तो ये जो ओनली की टर्मिनोलॉजी है, ये स्टेटमेंट गलत है एक्चुअली. सही है, क्योंकि बाकी स्पॉट्स भी हैं, इसका मतलब ये भी अवेलेबल है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इट कंटेन P and S, दैट्स ट्रू, एंड अनदर नोन सब्सटेंसेस, बिल्कुल सही बात है. Q भी है और R भी अवेलेबल है. अब ये क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहे हैं क्रोमेटोग्राम में, ठीक है. सो P अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है, Q अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये दोनों भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो इसका मतलब C इज मोस्ट लाइकली द ट्रू ऑप्शन. लेट्स टॉक अबाउट. इट इज अ मिक्सचर ऑफ Q, R and S. नहीं जी, सिर्फ P and S है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ Q, R and S. दैट्स इनकरेक्ट. पूछे क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा 4 नॉन सब्सटेंसेस हैं, यहाँ सिर्फ 3 सब्सटेंसेस हैं. सही है. सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C ऑब्वियसली. कॉपर इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है. हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, रिएक्टिविटी रिएक्शन नहीं करेगा. कॉपर टू ऑक्साइड इज सॉलिड, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है. तो जब कॉपर टू ऑक्साइड को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर क्लोराइड में, वाटर में. ओके. और ये सॉल्युबल होता है इन वाटर. अब आपके पास कॉपर है, अगर मैं उसको HCl से रिएक्शन करवाऊंगा सो नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है. तो आपके पास सैंपल के अंदर कॉपर है और कॉपर क्लोराइड का सोल्यूशन है. तो सबसे पहला काम आप इसको फिल्टर करेंगे, और दूसरा काम सबसे पहले सोल्यूशन बनाएंगे, फिर फिल्टर करेंगे. सही है जी. सो
डिसॉल्व द मिक्सचर इन वाटर, मिक्सचर तो डिसॉल्व ही नहीं होगा क्योंकि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा और फिल्टर कर लें आप, सही बात है, ये लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पहले रिएक्शन करवाया फिर हमने फिल्टर कर लिया। सो सी मोस्ट प्रोबब्ली द राइट ऑप्शन, लेकिन डी को भी देख लेते हैं। रिएक्ट द मिक्सचर विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन क्रिस्टलाइज। नहीं, क्रिस्टलाइज नहीं करेंगे, पहले तो फिल्टर करेंगे फिर क्रिस्टलाइजेशन की तरफ जाएंगे ना, पहले फिल्टर एंड देन फिर क्रिस्टलाइजेशन। डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं आ सकती, तो इसका मतलब ये भी गलत, एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो पहले आप एसिड से ट्रीट करवाएं, एक रिएक्शन कर लेगा एक नहीं करेगा, मिक्सचर आ गया उस मिक्सचर को फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद कॉपर अलग हो जाएगा, फिल्ट्रेट में कॉपर क्लोराइड होगा, उस कॉपर क्लोराइड को आप सैचुरेट करोगे, क्रिस्टलाइज करोगे तो क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मिक्सचर को डायरेक्टली क्रिस्टलाइज करेंगे तो ऑब्वियसली फिर कॉपर भी उस मिक्सचर के अंदर ही रहेगा, कॉपर तो सेपरेट हुआ नहीं। सो कॉपर को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन इज मस्ट, व्हिच इज व्हाई सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Question number 40, that's the last question. A salt S is dissolved in water and these tests are carried out on the solution form. Aqueous sodium hydroxide is added, green precipitate forms, insoluble in excess NaOH. The entire statement indicates कि भाई हमारे पास iron 2 ions हैं, अगर chromium 3 ions होते हैं तो वो precipitates dissolve हो जाते हैं और green solution देते, जबकि ऐसा है नहीं। Dilute nitric acid is added, no reaction, fine, इसका मतलब carbonate absent। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं एट बेरियम नाइट्रेट इज एडेड, white precipitates forms, this entire indicate things sulfate ions present। so आपके पास सल्फेट आइंस हैं, आपके पास आयरन 2 आइंस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। क्लोराइड गलत क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट का कोई रिएक्शन नहीं दिया हुआ, नो टेस्ट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसलिए ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, एग्जामिनर कह रहे हैं ग्रीन, इसलिए ये भी गलत। कॉपर टू क्लोराइड का सोल्यूशन ब्लू होता है, एग्जामिनर कह रहे हैं ग्रीन, इसलिए ये भी गलत। So that's the end of this paper, guys. Hope you get the logic. Hope you get the proper explanation of this paper. Thank you.